नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मुख्य परीक्षा यूपी आर्मी TG2 और हिमाचल प्रदेश SSC में 4 बड़ी भर्तियों के पेपर होने हैं। दोस्तों, अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप अपने पेपर में बहुत बेहतर कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। सो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखना। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। आप यदि हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए पेड कंप्लीट कोर्स आपको वहां पर मिलेगा, जो कि मोस्ट सूटेबल कंपटीशन एग्जाम के लिए माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शेडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है। बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। यानी शेडेड पोल मोटर का उपयोग आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने दिया भी है। हालांकि ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है आपको चारों ऑप्शंस अच्छी तरह से याद होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो ए होगा। शेडेड पोल मोटर के लिए हेयर ड्रायर मोस्ट सूटेबल है। आ जाइए हम एक एक करके सभी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। छत पंखे की अगर बात करें तो इसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, यानी स्थायी संधारित्र मोटर बोल सकते हैं। वेट ग्राइंडर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में हेवी टॉर्क की जरूरत होती है। रनिंग टाइम में ये ठीक है, मैनेज कर लेता है। वॉशिंग मशीन में अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल रहेगा, यानी डबल कैपेसिटर मोटर हम इसे बोल सकते हैं। चारों ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मोटरों के उपयोग के बारे में एक क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है। यदि आपने शॉर्ट में इनको कवर नहीं कर रखा तो एक बार थोड़ा सा दोबारा पढ़ लीजिए, कौन सी मोटर कहाँ काम में ली जाती है। विशेष तौर से डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी क्यूमुलेटिव, 3 उन मोटरों का, उसके बाद यूनिवर्सल मोटर का, रिपल्सन मोटर का और हिस्टैरिसीस रिलक्टेंस, इन मोटरों का आप उपयोग जरूर कवर करें। सवाल दूसरा आपकी स्क्रीन पर है कि वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के लिए या साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के लिए हिस्टैरिसीस मोटर क्यों सूटेबल है। अब यहाँ देखो, 2 चीजें हो गई। क्या गुरुजी? एक तो ये हो गई कि साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सी मोटर काम में ली जाती है, देन आपका उत्तर हो गया हिस्टैरिसीस मोटर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा एक कारण पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं। हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है, यानी हार्ड स्टील का बना होता है। वो इसकी विशेषता है कि इसके रोटर पर कोई भी स्लॉट या कोई भी टीथ नहीं होते हैं, इसीलिए इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग भी नहीं होती है। हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पर यह काम करता है। जितना ज्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होगा, मोटर का टॉर्क उतना ही अच्छा होगा। और इसकी जितनी भी विशेषताएं आप ध्यान रखें। रोटर को कठोर क्रोमियम स्टील का क्यों बनाते हैं? हाई अवशिष्ट चुंबकत्व के लिए। रोटर की धारणा क्षमता उच्च रखी जाती है। अब ये है इसकी बड़ी विशेषता कि जब रोटर पर कोई स्लॉट या टीथ नहीं होता है ना, तो रोटर में से कोई आवाज नहीं निकलती है। नॉइसलेस ऑपरेशन होता है, इसका बड़ा शांत प्रचालन होता है। और साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें फिर अदर साउंड डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए हमें। यानी आपने देखा होगा, जितनी बड़ी मोटर अपन स्टार्ट करते हैं उतनी बड़ा उसमें से आवाज आता है, उसको मैग्नेटिक हमिंग बोला जाता है। और वो अगर स्लॉट है तो आवाज करेगा ही करेगा, दिन डिपेंड करेगा स्पीड पर। एक मोटर 5 HP की है, लेकिन अगर उसके मान लीजिए रोटर में 24 स्लॉट है और एक मोटर जो 5 HP की है जिसके रोटर पर 36 स्लॉट है और 24 स्लॉट है, मान लीजिए दोनों में स्लॉट बराबर है, लेकिन 1000 RPM की है और एक 3000 RPM की है, तो वो हाई स्पीड वाली उससे 3 गुना शोर अधिक करेगी।
यानी कि जो ऑपरेशन है ये आवाज़ स्लॉट की वजह से ही आती है, रोटर स्लॉट की वजह से ही आती है। अगला सवाल देखिए, 0 लीडिंग पावर फैक्टर है, अल्टरनेटर में आर्मेचर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा उसकी नेचर कैसी होगी। माय डियर, इस पर रिसेंटली मैं आपको यूट्यूब पर छोटा पे एक सीरीज के नाम से एक वीडियो दे चुका हूँ। अल्टरनेटर में आर्मेचर जो है वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, शायद आप उसे अच्छे से पढ़ गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ। एक अल्टरनेटर में यूं कहें कि लोड का पावर फैक्टर बोल दीजिए, यानी आगे किस तरह की नेचर रहेगी, या फिर पावर डिलीवरिंग जो करता है उसकी नेचर कैसी होगी, तो वो डिपेंड करती है फील्ड की एक्साइटेशन पर। और अल्टरनेटर का एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन से जस्ट अपोजिट होता है, यानी लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वो अंडर एक्साइट होता है। ठीक बात है। अब आ जाइए, हम तो बात करते हैं यहाँ पर कि वो हमें जो है वो मैग्नेटिक रिएक्शन कैसे कैसे देता है। तो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, और लोड के पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग वो 3 तरह की होती है। एक प्रक्रिया को बोला जाता है चुंबकन, दूसरी प्रक्रिया को बोला जाता है विचुंबकन, और तीसरी प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत या विरूपण। एक ही बात है। चुंबकन प्रक्रिया तब होती है जब लीडिंग पावर फैक्टर हो। इस दौरान जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का सहयोग करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगर मैं विचुंबकन की बात करूं तो विचुंबकन का मतलब होता है लैगिंग पावर फैक्टर पर। लैगिंग पावर फैक्टर पर मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इसलिए मुख्य फ्लक्स विचुंबित होने का प्रयास भी करता है। यानी ए और बी दोनों एक ही बात है। अगर मैं बात करूं तीसरा विकृत, जिसको इंग्लिश में डिस्टोर्शनल भी बोलते हैं, हिंदी में विरूपण भी कहा जाता है, तो इसमें आता है कि मुख्य फ्लक्स का किंचित विरूपण करता है, यानी थोड़ा सा विरोध करता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं होता। कुल मिलाकर अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। 3 तरह की होती है, फील्ड एक्साइटेशन से इनको बदला जा सकता है, और इनके ज़्यादा डिटेल के लिए फिर आप थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, आपको छोटा पे एक सीरीज में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत कुछ आप सीखोगे, ऐसा मेरा मानना है। खैर चलिए आगे सवाल देखते हैं। स्टार है और डेल्टा के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करना है स्टार को। देखो, समतुल्य स्टार का डेल्टा का मतलब होता है कि लाइन करंट बराबर हो। जब लाइन वोल्टेज बराबर हो तो फिर सीधी सी बात है पावर कंजप्शन भी बराबर होना चाहिए। जनरली हमने देखा है कि स्टार से डेल्टा में लाइन करंट 3 गुना ज़्यादा होती है। इसके पीछे कारण होता है कि डेल्टा में रेजिस्टेंस कम होता है। अब जैसे ही करंट 3 गुना बढ़ गया तो स्टार की अपेक्षा डेल्टा में पावर कंजप्शन भी 3 गुना बढ़ जाता है। कारण क्या था? लाइन करंट 3 गुना। लाइन करंट 3 गुना क्यों बढ़ी? क्योंकि जो इम्पीडेंस होता है वो स्टार की अपेक्षा 1/3 होता है। समतुल्य का मतलब है दोनों को बराबर करना, यानी जितनी पावर स्टार में उतनी डेल्टा में रहे, जितनी करंट स्टार में उतनी डेल्टा में रहे। देखो, वोल्टेज तो पहले से बराबर होता ही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए फिर? ऐसी सिचुएशन एक ही शर्त पे हो सकती है कि दोनों का इम्पीडेंस बराबर हो जाए, और इम्पीडेंस हम सब जानते हैं कि डेल्टा में जो है वो 1/3 हो रहा है। जब 1/3 हो रहा है तो मैं उसको 3 से गुना कर दूं तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, सुनिए। इम्पीडेंस 3 गुना का मतलब क्या है? अगर स्टार में 3 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है ना, तो वो डेल्टा में 1 ओम ही आएगा। अब देखो, वोल्टेज तो 415 वोल्ट 415 वोल्ट सेम है ना, तो आप देखो करंट 3 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन मेरे को करंट वही रखना है, तो इस 1 ओम की जगह मैं 3 ओम लिख दूं, तो बताओ 3 ओम स्टार में था, 3 ओम डेल्टा में, बराबर हुआ कि नहीं? मैंने क्या किया? इसको 3 से गुना किया। दोबारा सुनिए, स्टार से समतुल्य डेल्टा जब कन्वर्ट करो तो स्टार वाले प्रतिरोध को आप 3 से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन है। डेल्टा में प्रत्येक वाइंडिंग जब 9 ओम की होगी तो स्टार और डेल्टा में लाइन करंट
पावर कंजप्शन, दो फेजों के बीच इम्पीडेंस, सब कुछ बराबर आएगा, सारी चीजें बराबर होगी। अगला सवाल आपके सामने है। एक ट्रांसफार्मर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर एक लोड को 80 किलोवाट की शक्ति प्रदान करता है। फाइंड इट्स केवीए रेटिंग। बताइए इसकी केवीए रेटिंग कितनी है। क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, इसे अगर आप तरीके से कवर अप करें तो कई सारी चीजें सीख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में जब किलोवाट की रेटिंग ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला होता है केवी इनटू कोस फाई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस फॉर्मूले को आप अलग तरीके से याद ना रखें अगर आपको पहले से याद नहीं है तो। क्यों गुरुजी? देखो आप सब जानते हो, क्या जानते हो, किलोवाट और केवीए का अनुपात जो होता है ना वो पावर फैक्टर कहलाता है, ये आप सबको पता था। बस तो फिर इसी फॉर्मूले को ही तो अपन ने क्या किया है, सीधा करके लिखा है ना। किलोवाट ज्ञात करेंगे तो केवी और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। बस तो फिर आपको भी यही फॉर्मूला याद रखना है। देखो भाई, यहाँ आपसे पूछ रहा है वो केवीए रेटिंग, तो जब केवीए ज्ञात करोगे तो क्या करना होगा, किलोवाट में पावर फैक्टर का भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किलोवाट कितनी डिलीवर कर रहा है, 80 किलोवाट। कब कर रहा है, जब बाहर का पावर फैक्टर 0.8 हो। आंसर कितना बना माय डियर, 100 केवीए। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो 800/8 बन रहा है, पॉइंट हटाकर गुना भाग कर लेना। मिलान जरूर करना, कमेंट करके उत्तर बताना क्या इस क्वेश्चन का आंसर 100 केवीए ही आ रहा है। साथ में मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ ना कि कौन कौन से बच्चे हैं जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो 1 या 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद स्किप कर जाते हैं कि ठीक है हो गया, या जी ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हमें आते हैं। पहले से उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेट हो जाती है। आइए जरा क्वेश्चन अगला है थर्मल पावर प्लांट को लेकर, और मैं ये चाहूँगा कि आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इन 5 ऑप्शन का वर्ग एक बार कमेंट जरूर करें कि पावर प्लांट में बॉयलर क्या करता है, सुपर हीटर क्या करता है, एपीएच एयर प्रीहीटर क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है और इकोनोमाइजर क्या काम कर रहा है। माय डियर, अगर आपको याद नहीं भी है तो कमेंट ना करें, कोई बात नहीं, ना करना चाहें तो भी ना करें। याद है लेकिन कमेंट करना नहीं चाह रहे हैं तो मत करें, लेकिन इन 5 का आप काम एक बार याद जरूर कर लेना, क्योंकि 5 के 5 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आपसे वो पूछ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि हम तो वितरण का एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्पादन का क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, सारे बता देता हूँ। देखो, बॉयलर में वाष्प तैयार होती है, या फिर यूं कहें कि जो फ्लू गैस आती है फीड वाटर गर्म बॉयलर में ही होता है। सुपर हीटर में भाप से नमी दूर की जाती है, भाप को यहाँ पर सैचुरेट किया जाता है, संतृप्त किया जाता है। एयर प्री हीटर होती है, जो बॉयलर में हवा जाती है उसको गर्म करना। कंडेंसर है जो एग्जॉस्टेड स्टीम है उसको वो कंडेंस करता है। और इकोनोमाइजर बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए होता है। 5 ऑप्शन देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि 5 चीजें सीखेंगे अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करें, स्थिर फ्रीक्वेंसी एसी से परिवर्तित आवर्ती एसी प्रदान करता है। सिंपल सी भाषा में ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन ऐसा है जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर हम सब जानते हैं कि आजकल जो वीएफडी आता है ना, एसी ड्राइव में मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसमें फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ही है। एसी में फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को हम साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। बी उत्तर करना। चॉपर का काम क्या है, देखो मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, स्थिर डीसी को परिवर्तित डीसी देता है, यानी डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। इन्वर्टर क्या करता होगा, डीसी को एसी करता है। कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी करता है। और कौन सा रह गया, ओसिलेटर। ओसिलेटर भी एक तरह से डीसी को एसी करता है, या फिर यूं कहें कि ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, स्टेप अप करता है, बढ़ाता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल, एक डीसी मोटर की आर्मेचर करंट 0 होगी, कब हो सकती है। देखो भाई, आर्मेचर करंट के लिए क्या फॉर्मूला है,
टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस। यही फॉर्मूला है ना। धारा जीरो तब आएगी जब इन दोनों का मान कितना हो, दोनों का अंतर कितना हो, जीरो। यानी बैक ईएमएफ जब सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा तो परिणामी आर्मेचर वोल्टेज जीरो होगी। देखो, जब आर्मेचर की रिजल्टेंट वोल्टेज ही जीरो है तो क्या आर्मेचर में से कोई धारा चलना संभव है क्या? ये धारा चलने के लिए कोई ना कोई उसमें अपनी वोल्टेज तो होनी चाहिए कि नहीं। ए ऑप्शन कर देना। जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो, आर्मेचर में उस समय कोई धारा नहीं चलेगी और ऐसी सिचुएशन में मोटर कोई टॉर्क पैदा भी नहीं करेगी। ये भी एक सोचने वाली बात है, याद रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टॉर्क पैदा करने के लिए EB इंटू IA बैक ईएमएफ के साथ साथ आर्मेचर धारा भी होना जरूरी है। बैक ईएमएफ तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर आर्मेचर धारा जीरो है तो मोटर का टॉर्क भी कितना है, जीरो है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे कवर अप जरूर कर जाना पेपर से पहले। डीसी मोटर पे थोड़ा ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 हेनरी इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, परिपथ का टाइम कांस्टेंट बताइए। इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट L/R होता है, बस बहुत सिंपल है। 9/3 कर दो, 3 सेकंड उत्तर आ जाएगा, है ना। और कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होता है RC, इसे ध्यान में रख लेना, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। वीडियो लाइक कर देना, हो सके तो यार प्लीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। और आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करें।